आप समझते हैं कि चोट लगने से मेरा हाफ़ज़ा चला गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। बिल्कुल उल्ट है। मैं अपने आप को पहचान रहा हूँ, अपने हालात को पहचानता हूँ। मेरा नाम ताबिश है, मैं पाकिस्तानी हूँ। वहाँ कुछ लोगों के साथ मेरी दुश्मनी थी, मेरा इनसे झगड़ा हुआ, मैं सीढ़ियों से गिरा बस। मुझे यहाँ तक याद है, इसके बाद कुछ याद नहीं। सब कुछ किसी गहरी धुंध में लिपटा हुआ है। इस धुंध में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। मैंने एक बार फिर अपना सर हाथों में जकड़ लिया और करब की इंतहा से गुजरने लगा। मेरी मदद करें गनी साहब, मुझे बताएं मेरे साथ क्या हुआ है। मैं कितनी देर तक अपने होश में नहीं रहा हूँ, और मुझे ये भी बताएं कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे कहीं जाना था, किसी से मिलना था। इसने बड़ी शिद्दत से मेरा इंतज़ार किया होगा। वो शायद आज भी मेरी राह तक रही होगी। ओ खुदा, ये क्या हुआ है मेरे साथ। मैं बोलता जा रहा था और गनी साहब हमदर्दाना नज़रों से मेरी जानिब देख रहे थे। मेरी इस बात ने इन्हें चौंकाया था कि मेरा हाफ़ज़ा गया नहीं, वापिस आया है। मेरी बढ़ती हुई बेकरारी देखकर उन्होंने वो बात अधूरी छोड़ दी जो वो करना चाहते थे। उन्होंने सुल्ताना का जिक्र दोबारा नहीं किया। मुझे रोगनी मिट्टी के गिलास में पीने के लिए पानी दिया, फिर बोले चलो तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो। इतने में चौहान भी आ जाता है। फिर तफसील से बात करते हैं। मैं वाकई चाहता था कि कुछ देर के लिए आंखें बंद करके लेट जाऊं, दुनिया ओ माफिया से बेखबर हो जाऊं। शायद मेरे दिमाग पर छाई हुई धुंध कुछ छट जाए। मुमकिन है कि मैं अपने माजी और हाल में कोई राब्ता ढूंढने में कामयाब हो जाऊं। गली में से कभी कभी कोई घोड़ा दुल की चाल चलता गुजर जाता और इसके टापों की मदम आवाज़ सुनाई देती थी। फिर कभी भैंसों के गलों में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ गूंजती थी। बच्चे शोर मचाते थे और कोई भीख मंगा सदा लगाता था। कहीं किसी करीब के घर में कोई शख्स बांसुरी जैसा साज पुरदर्द आवाज़ में बजा रहा था। हवा बुलंद बाला दरख्तों से साएं साएं करती गुजरती थी। मैं ये सारी आवाज़ें कमरे के अंदर से सुन रहा था और अपने जहन में माहौल की एक तस्वीर बना रहा था। ये बस्ती, यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर वाजे हो रहा था। फिर भी बेशुमार सवाल जवाब तलब थे। गनी साहब ने कहा था कि इस इलाके के करीबी शहर झांसी और अलाहाबाद वगैरह हैं, लेकिन सुल्ताना और गनी साहब जो बोली बोल रहे थे इसमें दुकनी रंग था। इनका लबो लहजा मैंने हैदराबाद में सुना था, और जहाँ तक मुझे पता था आलाहाबाद और हैदराबाद वगैरह में बहुत फासला है। कई सवाल मुसलसल जहन में कुलबुला रहे थे। मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि बावर्दी अफराद मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं। शायद मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा था। जल्दी ही मुझे इस सवाल का जवाब भी मिल गया। वो मुझे छोड़ ज़रूर गए थे, मगर मेरी तरफ से मुकम्मल गाफिल नहीं हुए थे। मैंने खिड़की की दूर से देखा तो बाहर गली में एक बावर्दी शख्स एक ख्वांचा फरोश के पास खड़ा नजर आया। वो ख्वांचे पर से कोई फालसे की तरह का फल उठा रहा था। इसकी राइफल गिलाफ में लिपटी हुई थी। यह मुमकिन था कि ये शख्स यहाँ मेरी निगरानी के लिए मौजूद हो। मैं लेट गया और थोड़ी देर बाद मेरी गनूदगी नींद में बदल गई। जब जहन बहुत थक जाए और आसाब निढाल हो जाएं तो ऐसा ही होता है। जब मैं सोया तो मेरे अंदाजे के मुताबिक दोपहर 3-4 बजे का वक्त था। आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। कमरे में एक बड़ी लालटेन रोशन थी। मैं चटाई पर लेटा था और मेरे सर के नीचे गालिबन गनी साहब ने एक नरम सिरहाना रख दिया था। मैं उठकर बैठ गया, खिड़की से बाहर झांका। मंजर हैरान कुन था। झील के खम खाते हुए किनारे के साथ दूर दूर तक आबादी की रोशनियां नजर आ रही थी। इन रोशनियों का अक्स झील के साकत पानी में चमकता था और लगता था कि हर तरफ सितारे रोशन हैं। कोई और वक्त होता तो शायद ये मंजर मुझे कशिश करता, मगर इस वक्त तो दिलो दिमाग में तूफान बरपा था। जागते साथ ही सारे करब ज़्यादा शिद्दत के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगे। इनमें से सबसे जानलेवा करब का ताल्लुक सरबत के तसव्वुर से था। यकीनी बात थी कि मैं इसे खो चुका हूँ। वक़्त का एक तवील टुकड़ा जो मेरे दिलो दिमाग से ओझल हो गया था। इसी टुकड़े के दौरानिए में सरबत कहीं गुम हो चुकी थी। मेरा दिल गम से भर गया। मैं कुछ देर तो बर्दाश्त करता रहा, फिर खिड़की के पास ही बैठ गया और फूट फूट कर रो दिया। मेरे ही आंसू सरबत के लिए थे। ये इस जुदाई का मातम था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दाग बनने वाली थी। मैं रोता रहा और बिड़बिड़ाता रहा। मैंने क्या क्या सोचा था, अपनी और सरबत की जुदाई ख़त्म करने के लिए क्या क्या मंसूबे बनाए थे। वो सारा अज़म, सारा जोशो खरोश अनहोनी को होनी नहीं कर सका। किसी भी जद्दोजहद के बगैर मैं किस तरह हार गया था। ये कैसी शिकस्त थी जिसमें लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। फिर धीरे धीरे सारे आंसुओं में फ़रा और आतिफ़ के हिस्से के आंसू भी शामिल हो गए। मैं इनके लिए रो रहा और बहुत देर तक रो रहा था। अभी मुझे अपने हालात का ठीक से अदराक नहीं था, मगर मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा था कि मुझे कुछ कामों के लिए बहुत देर हो चुकी है। किसी ने बहुत हौले से कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे जागते देखकर अंदर आ गया। मेरा ख्याल था कि वो गनी साहब होंगे, मगर वो चौहान था। चौहान बेशक मुकामी लिबास में ही था, मगर वो अपनी बोलचाल से पढ़ा लिखा दिखाई देता था। इसके खदुखाल भी जाहिर करते थे कि वो कहीं बाहर से यहाँ आया है। वो मुतनासिब जिस्म का मालिक था, आंखें रोशन और माथा चौड़ा था। वो मेरे पास बैठ गया और मुलायमत से बोला, भूख लगी है तो कुछ थोड़ा बहुत खा लो।
मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इसने कहा, शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। कुछ अरसा आलाबाद में प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। शायद वो ठीक ही कह रहा था। वो बोला, मैं तुमसे जो कुछ कहूँगा अपनी जानकारी के मुताबिक सच कहूँगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई मुफाद नहीं है और ना ही कुछ लेना देना है। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी मुझे अपने हमदर्द समझोगे। मुझे ये बताओ कि मैं किस जगह हूँ, कैसे पहुँचा हूँ यहाँ, कैसे पहुँचे हो। इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरे यहाँ स्टेट में आने से पहले ही मौजूद थे। लेकिन स्टेट? क्या ये कोई स्टेट है? मैंने हैरानी से इसकी बात काटी। हाँ, ये भांडियल स्टेट है, उत्तर प्रदेश की दूर दराज स्टेट्स में से एक। कानूनी तौर पर तो इंडिया में राजवाड़े, रियासतें और जागीरें ख़त्म हो चुकी हैं, मगर दूर अफ्तादा इलाकों में किसी न किसी तौर इनकी हैसियत बरकरार है। तुम कब यहाँ पहुँचे थे? आज से कोई 1.5 साल पहले। बस मेरी कोई मजबूरी थी जिसके सबब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आना पड़ा। मेरा दिमाग सनसना उठा। ये चौहान नामी शख्स 1.5 साल पहले यहाँ पहुँचा था और तब भी मैं यहाँ इस जगह मौजूद था। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मैं यहाँ किन हालात में आया? तुम आए नहीं, लाए गए थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है तुमको बड़े पंडित महाराज जी की तहवील में दिया गया था। तुमसे कोई जुर्म सरजद हुआ था जिसकी सज़ा तुम्हें यहाँ बुद्ध मंदिर में भुगतना थी और मकामी लोगों के अकीदे के मुताबिक खुद को पवित्र करना था। बड़ा जुर्म? मैंने क्या किया था? मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में ये कोई चोरी का मामला था, खुदा की एक ख़ास मूर्ति की चोरी का। तुम्हारे अलावा भी यहाँ 2 लोगों को सज़ा भुगतना थी। इनमें से एक औरत थी। इस औरत का नाम कोरती है। मुकामी ज़ुबान में कोरती नीच औरत को कहा जाता है। मेरे ख्याल में तुम कोरती से मिल भी चुके हो, तुम इसे जानते हो। मैंने आंखें बंद करके अपना सर दीवार से टिका दिया। जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो तो मेरे सर की नसें फटने लगती हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत कह रहे हो, मगर मुझे कुछ याद नहीं। मैं कसम खाता हूँ। चौहान ने बड़ी नरमी से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और इसे होले होले सहलाने लगा। इसकी लमस में एक हमदर्द दोस्त का खुलूस था। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी इस कैफियत को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं तुम्हें कई माह तक वहाँ जुर्गा में देखता रहा हूँ। तुम्हारी मिजाज के उतार चढ़ाव मेरी निगाह में रहे। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है मुझे बताओ प्लीज़। अच्छा, तुम मेरी तरफ देखो खूब गौर से। चौहान ने अपने हाथ से मेरी ठोड़ी ऊपर उठाई। मैं इसकी तरफ देखने लगा। मैं डॉक्टर चौहान हूँ। जब बुद्ध मंदिर में आग लगी तो 2 बख्शू आग में गिर गए थे। तुम भी इनके साथ थे। फिर मैं और सुल्ताना अंदर आ गए थे। हमने तुम्हें आग से निकाला था। ये देखो, इस वक्त मेरा बाजू थोड़ा सा जल गया था। चौहान ने कमीज़ की आस्तीन उठाकर कलाई से ऊपर जलने का निशान दिखाया। मैं खाली नज़रों से इसे देखता रहा। वो बोला, इस बात पर विश्वास करो कि ये सब सच है। अब याद करने की कोशिश करो। हो सकता है कि कोई अधूरी आधी बात तुम्हें याद आ जाए। मैंने चौहान के कहने पर कोशिश की, मगर एक सफ़ेद धुंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। महसूस हुआ कि दम घुट रहा है। मेरी कैफियत देखकर चौहान ने फ़ौरन मौजू बदल दिया। इधर उधर की बातें करने लगा। मैं ज़रा नॉर्मल हुआ तो वो दोस्ताना लहजे में बोला, तुम समझदार और रोशन ख्याल हो। अपनी तकलीफ़ को कोई आसेबी रंग नहीं दे रहे, इसे मारूजी तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हो। और एक डॉक्टर की हैसियत से मैं जानता हूँ कि जब बंदा अपनी तकलीफ़ को समझ लेता है तो फिर इस पर गलबा पाने में आसानी रहती है। तुम क्या समझते हो मेरे साथ क्या हुआ है? वो अपने घुंघरियाले बालों में उंगलियां चलाकर बोला, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 1.5-2 साल पहले तुम कहीं से बुरी तरह गिरे हो। कोरवती भी यही बताती है कि तुम गिरे हो। तुम्हारे सर पर चोट लगी है। इस चोट के बाद ए पीस ऑफ टाइम, यानी वक़्त का एक टुकड़ा तुम्हारी याददाश्त से ओझल हो गया है। ऐसा अक्सर हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ये अमनीज़िया की वो किस्म है जिसमें किसी हादसे की वजह से हादसे से पहले के वाक़यात जहन से ओझल हो जाते हैं। ये बीमारी जुज़वी भी होती है और कुल्ली भी। जुज़वी बीमारी में कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं। तुम्हारा मामला जुज़वी नहीं है। तुम्हारी यादाश्त मुकम्मल तौर पर गई है और अब वापस आ गई है। ताहम ये 100% वापसी नहीं है। तुम गौर करोगे तो अब भी माजी की कुछ बातें तुम्हारे जहन से महव होंगी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मुझे विश्वास है कि अब इस नई सूरत हाल में तुम जो पिछले 1.5-2 साल की बातें भूल रहे हो वो भी जल्द ही तुम्हारे जहन में ताज़ा होने लगेंगी। इसने चंद लम्हे तवक्कुफ़ करके मेरी आंखों की पुतलियाँ देखीं, मेरे सर की चोटों का बगौर मुआयना किया, फिर बिड़बिड़ाने वाले अंदाज में बोला। गालबन वो मेरी तकलीफ़ का तिब्बी नाम ले रहा था। इसने मेरा कंधा थपका और हौसला अफजा अंदाज में बोला, परेशानी की बात नहीं है, बुरा वक्त गुजर चुका है, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे महरूस। मैं झिंझिला गया। तुम बार बार मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हो? ये मेरा नाम नहीं है। सॉरी मुझसे गलती हुई। तुमने अपना नाम ताबिश बताया था। मैं आइंदा तुम्हें इसी नाम से मुखातिब करूँगा। वेरी सॉरी।
ओके, मैंने कहा। इसने एक गहरी सांस लेकर बात जारी रखी। यहाँ सूरत हाल ये है महरूज, मेरा मतलब है ताबिश के सुल्ताना को तुम्हारी मदद की शदीद ज़रूरत है। अगर तुमने इसकी मदद न की तो वो बुरी तरह फंस जाएगी। इसकी इज्जत और जान दोनों शदीद ख़तरे में पड़ जाएंगी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सबसे पहले तो तुम्हें अपना बयान तब्दील करना होगा। अभी कुछ देर पहले तुमने छोटे सरकार के अहलकारों के सामने जो कुछ कहा है वो बहुत ख़तरनाक है। तुमने सुल्ताना को अपनी बीवी मानने से इनकार किया है और यही वो इनकार है जो जॉर्ज और हुक्म जी वगैरह को एकदम अपर हैंड दे देगा। वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। हुक्म जी और जॉर्ज का तो पहले ही ये कहना है कि सुल्ताना तुम्हारी बीवी नहीं है, इसने बस ढोंग रचाया हुआ है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये हुक्म जी, छोटे सरकार, ये सब लोग कौन हैं? इनसे मेरा क्या ताल्लुक़ है? एकदम चौहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मुझे सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझा रहा था। इसने तवील सांस लेते हुए कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि तुम्हें आगाज़ से बताऊँ। हो सकता है कि इससे कुछ बातें तुम्हारे जहन में भी ताज़ा हो जाएं। मैं सवालिया नज़रों से इसकी शक्ल देखता रहा। वो बोला, जो कुछ मेरे इल्म में है मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ। मेरी किसी बात पर शक करोगे तो अपनी उलझनों में इजाफा करोगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो कहने लगा, ये भांडियल स्टेट दो भाइयों की है, दोनों का ताल्लुक हिंदू धर्म से है। यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं लेकिन मुसलमानों की तादाद भी काफ़ी है। बड़े भाई का नाम राय विश्वनाथ है लेकिन इन्हें यहाँ हुक्म जी कहा जाता है। इनके हिस्से में जुर्गां का इलाका है। इस इलाके में 6-7 बड़े गाँव हैं जो इस जंगल में थोड़े थोड़े फासले पर आबाद हैं। छोटे भाई का नाम अजीत राय है और वो छोटी सरकार कहलाते हैं। वो यहाँ नल पानी का निज़ाम संभाले हुए हैं। नल पानी दरअसल नीले पानी की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये एक ही बड़ी बस्ती है जो तुम इस झील के किनारे आबाद देख सकते हो। इसके अलावा जंगल में कहीं कहीं किसानों और खाना बदोशों के छोटे छोटे डेरे हैं जो ऐसे काबिल ज़िक्र नहीं। मैं जब इस भांडियल स्टेट में पहुंचा था तो जुर्गां में उतरा था। मुझे पनाह की ज़रूरत थी और जुर्गां के हुक्म जी ने मुझे पनाह दी थी। वहाँ पता है मैंने सबसे पहले तुम्हें कहाँ देखा था? एक बार फिर कहूँगा कि विश्वास करना, मैं तुम्हें हकीकत बताने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें सबसे पहले जुर्गां के बुद्ध मंदिर में देखा था। यहाँ इसे पगोडा भी कहते हैं। तुमने गेरवे रंग के कपड़े पहन रखे थे, तुम्हारा सर मुंडा हुआ था और तुम मंदिर के सहन में झाड़ू दे रहे थे। कुर्ती भी वही थी, वो भी इसी हाल में थी। तुम्हारा एक तीसरा साथी भी था मगर मैंने इसे नहीं देखा। फिर एक रोज़ मैंने तुम्हें भीख मांगते देखा था। तुम दोपहर के वक्त एक प्याला लिए घरों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। तुम्हारे गले में जर्द रंग की माला थी और पाँव में लकड़ी की चप्पल थी। मुझे लगा कि तुम वो नहीं जो नजर आते हो। शायद तुम्हें ऐसा बनाया गया है, तुम्हें एक नया रूप दिया गया है। मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्त रमज़ान से पूछा था। रमज़ान जुर्गां का मुकामी है। इसने बताया कि तुम बड़े पंडित महाराज के अपराधी हो और यहाँ इस बुद्ध मंदिर में जीवन कैद काट रहे हो। रमज़ान ने मुझे वही चोरी वाली बात बताई और कहा कि तुमने कोई मुकद्दस मूर्ति चोरी की थी। तुम्हारे साथ जो 2 और अफराद शरीक थे वो भी इसी बुद्ध मंदिर में सजा भुगत रहे थे। तुम सारा दिन बेतुकान काम करते थे। तुम्हें फ़कत एक वक्त का भोजन मिलता था और रोज़ाना शाम को मखसूस तादाद में बैद मारे जाते थे ताकि तुम मरने से पहले पवित्र हो जाओ। अगर तुम देखना चाहो तो इन बैदों के निशान शायद तुम्हारी कमर पर अब भी मौजूद हों। चौहान उठा और इसने मेरी कमीज़ होले से ऊपर उठाई। पहले खुद मेरी पुश्त पर हाथ फेर कर देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर मेरी पुश्त पर फेरा। मुझे हल्के हल्के कई उबार महसूस हुए। बहरहाल इनमें किसी तरह का दर्द नहीं था और ये पुरानी बात लगती थी। एक रोज़ मैंने तुम्हें और भी बुरी हालत में देखा। मैं इसकी तफसील बयान करके खामखा तुम्हारा मन ख़राब करना चाहता हूँ। समझो कि तुम्हें मारा पीटा जा रहा था और इसकी वजह यह थी कि हुक्म जी की एक बीवी और इसकी सहेलियों ने तुम्हारे साथ कोई शरारत की थी। तुम पर छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया था। इनमें से एक लड़की का नाम रत्ना था। तुम ज़हन पर जोर दो, शायद तुम्हें कुछ याद आए। मुझे कुछ याद नहीं और ना ही तुम बार बार मुझसे याद करने को कहो। मुझे बस बताते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। इन्हीं दिनों मैं जुर्गां से हिजरत करके यहाँ नल पानी में आ गया। मुझे वहाँ जुर्गां के हालात की ज़्यादा जानकारी नहीं रही। फिर एक रोज़ अचानक मुझे पता चला कि राजपूत मुस्लिम घराने की लड़की सुल्ताना ने तुमसे शादी कर ली है और अब तुम इसके घर में इसके बूढ़े वालिद के साथ ही रहते हो। इस खबर ने जहाँ और लोगों को हैरान किया होगा वहाँ मैं भी हैरान हो गया। तुम तो पंडित महाराज के कैदी और मातूब थे, फिर तुम्हारी शादी सुल्ताना से कैसे हो गई? इसकी ठीक जानकारी मुझे आज तक नहीं हो सकी। हाँ, ये ज़रूर मालूम हो गया कि ये शादी आनन फानन हुई। शायद तुम सुल्ताना को पसंद आ गए थे या फिर कोई और बात थी। हो सकता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया हो। बहरहाल सुल्ताना एक दलेल लड़की है। सब जानते हैं कि वो किसी से दबती नहीं, हत्ता कि जॉर्ज जैसे शख्स को भी वो कभी खातिर में नहीं लाई। मेरा ख्याल है कि आगे बताने से पहले मैं तुम्हें हुक्म जी, इसके ख़ास दोस्त सर जॉर्ज और सुल्ताना के बारे में थोड़ी सी तफसील बता दूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया। चौहान बोला, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है
हुक्म जी इस स्टेट के एक बड़े इलाके ज़ुर्गां का मालिक व मुख्तार है। हुक्म जी और छोटे सरकार दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क है। हुक्म जी शुरू से रंगीन तबीयत का मालिक है। इसके महल सरा में, जिसे उर्फ़ियाम में दीवान कहा जाता है, दुनिया की बेशतर खराफात मौजूद हैं। हुक्म जी की 5 बाकायदा बीवियाँ हैं, जिनमें रत्ना भी शामिल है। इसके अलावा बहुत सी लोंडियाँ, रखेले वगैरह भी हुक्म जी और इनके दोस्तों की तफरीह तबाह के लिए दीवान में मौजूद रहती हैं। जॉर्ज, जिसको यहाँ सर जॉर्ज भी कहा जाता है, हुक्म जी का सबसे करीबी दोस्त है। दोनों की मुश्तरका दिलचस्पियों में शराब, शिकार और शबाब सरे फहरिस्त हैं। जॉर्ज दर हकीकत आज से 10, 12, 15 साल पहले इंडिया आया था और कोगर शेरों पर रिसर्च करने के लिए ही इन दुश्वार गुजार जंगलात में दाखिल हुआ था। इसने यहाँ बहुत सी दस्तावेजी फिल्में बनाई और डाटा वगैरह इकट्ठा किया। फिर इसका मन इन जंगलों में ऐसा लगा कि वो यहीं का होकर रह गया। इन दोनों हुक्म जी और छोटे सरकार के पिताजी राय प्रताप बहादुर भी जिंदा थे। वो भी कोगर नस्ल के शेरों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने बहुत से कोगर्स पाल रखे थे। इन्हीं कोगर्स की वजह से ही कुछ अरसे बाद इनकी मौत भी हुई। बहरहाल राय प्रताप बहादुर के जीवन में ही हुक्म जी और जॉर्ज में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों की तबीयत मिलती थी और दोनों के लिए इस दूर दराज स्टेट में हर तरह का शिकार भी मौजूद था। यही वजह थी कि इसके बाद जॉर्ज का दिल कहीं और नहीं लग सका। वो 1-2 बार चंद महीनों के लिए इंग्लैंड गया भी, लेकिन फिर वापस आ गया। अब वो यहीं पर है। इसके 2-3 अंग्रेज़ दोस्त भी यहीं पक्के हो चुके हैं। इनमें से एक बर्मिंघम का सर्जन है। अब मैं तुम्हें सुल्ताना के बारे में कुछ बता दूं। मैंने इस बात में सर हिलाया। पता नहीं क्यों मुझे किसी वक्त लगता था कि मैंने इस कहानी के कुछ हिस्से कहीं सुने हुए हैं। कहाँ सुने हैं? किसने सुनाए हैं? वाक़यात के ये टुकड़े कुछ शनासा से क्यों लगते हैं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, और अगर था भी तो इसके गिर्द एक नाकाबिले अबूर तारीकी फैली हुई थी। चौहान ने हस्बे आदत अपने घुंघरियाले बालों में उंगलियां चलाईं और बात जारी रखते हुए कहा, सुल्ताना का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। ज़ुर्गा में इसके वालिद मुख्तार अहमद की थोड़ी सी ज़मीन है। इस ज़मीन से इसकी गुजर बसर होती है। सुल्ताना के सिर्फ एक भाई है। वो कमर में चोट लगने से माजूर हो गया है और कई साल से बिस्तर पर ही है। सुल्ताना की वालिदा बड़ी दलेर औरत थी। कहा जाता है कि वो तलवार चलाना जानती थी और बाकायदा मर्दों से मुकाबला कर सकती थी। इसकी मौत भी एक बहादुर राजपूत की तरह हुई। ये कोई 15-16 साल पहले की बात है। इस वक्त सुल्ताना बमुश्किल 8-9 साल की थी। वो अपनी वालिदा के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। अचानक माँ बेटी को दरख्तों में हलचल महसूस हुई। उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो दिल दहला देने वाला मंजर नजर आया। हुक्म जी, जो इस वक्त नौजवान था, ज़मीन पर गिरा हुआ था और 3 भेड़िए इससे चिमटे हुए थे। हुक्म जी का ख़ास मुहाफिज एक तरफ पड़ा था। उसका पेट फट गया था और वो आखिरी सांसें ले रहा था। बजाय इसके कि सुल्ताना की वालिदा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती या शोर मचाकर किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती, वो एक मोटी लकड़ी के साथ खुद भेड़ियों पर हमलावर हो गई। इसने इन्हें ज़ोरदार चोटें लगाईं। फिर इसकी नज़र मुहाफिज की राइफ़ल पर पड़ गई। इसने राइफ़ल खींची और यके बाद दीगरे कई फायर करके तीनों भेड़ियों को वहीं ढेर कर दिया। ताहम इस शदीद कशमकश में वो खुद भी ज़ख्मी हो गई और करीबन 1 माह बाद इन जख्मों की वजह से ही चल बची। सुल्ताना की वालिदा ने बांडियल स्टेट के वली चरण का जीवन बचाया था। ये कोई मामूली कारनामा नहीं था। स्वर्गवासी राय प्रताप बहादुर बहुत खुश हुए। उन्होंने सिले में सुल्ताना के वालिद मुख्तार को कुछ ज़मीन देना चाहिए, जिसमें एक बहुत बड़ा बाग भी था, मगर वो भी बहुत खुददार था। उन्होंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि इस वक्त राय प्रताप बहादुर ने इन्हें अपनी ख़ास मोहर दी थी और कहा था कि ये मोहर दिखाकर वो जब चाहें इनसे या इनकी औलाद से कुछ मांग सकते हैं। अब पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बात ऐसे ही बयान की जाती है। चौहान ने चंद लम्हे तवक़्फ़ किया और बोला, अब मैं दोबारा सर जॉर्ज की तरफ आता हूँ। जहाँ तक मुझे इल्म है, जॉर्ज मुकामी औरतों का रसिया है। चूँकि वो हुक्म जी का गहरा दोस्त है, इसलिए हुक्म जी किसी न किसी तरीके से इसके लिए तफरीह तबाह का सामान फराहम करता है। मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक सर जॉर्ज कुछ अरसे से सुल्ताना के चक्कर में है। सुल्ताना कोई ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं है, लेकिन तुम्हें पता ही होगा जॉर्ज की फितरत के लोग इस शय को हासिल करके ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं जिसे हासिल करना ज़्यादा मुश्किल हो। मुमकिन है कि माजी करीम में किसी वक्त जॉर्ज ने सुल्ताना की तरफ पेशकदमी की हो, मगर इससे नाकामी हुई हो और इसके बाद इसने इसे अपनी अना का मसला बना लिया हो। बहरहाल इस तरह की कोई भी सूरत हो सकती है। हालांकि सुल्ताना का ब्याह हो चुका है, मगर जॉर्ज फिर भी इसके पीछे है। क्योंकि हुक्म जी पर जॉर्ज का होल्ड है, इसलिए मेरे अंदाजे के मुताबिक सुल्ताना के लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी होती रहती है। मैंने ये भी सुना है
कि जॉर्ज के असर की वजह से हुक्म जी और पंडित महाराज सुल्ताना की शादी को शादी ही तस्लीम नहीं करते। इनका ख्याल है कि ये सिर्फ नाम की शादी है। वो तुमको एक संकी शख्स समझते हैं और इनका ख्याल है कि सुल्ताना ने तुम्हें सिर्फ दिखावे का पति बनाया हुआ है, असल में इसके बच्चे का बाप कोई और है, वगैरह वगैरह। क्या तुम भी यही कह रहे हो कि मैं सुल्ताना का शोहर हूँ? मेरी आवाज़ खौफ आमेज़ हैरत की शिद्दत से लर्ज रही थी। कम अज़ कम इसमें तो कोई शक नहीं है महरूज़, मेरा मतलब है ताबिश। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें एक शोहर की हैसियत से सुल्ताना के घर में रहते देखा है, लेकिन तुम तो कहते हो कि तुम सुल्ताना की शादी से पहले ही यहाँ नल पानी में आ गए थे। मैं कुछ दिन के लिए आर्जी तौर पर वहाँ गया था। हुक्म जी की एक पत्नी बीमार थी, वो इस सिलसिले में मशवरा करना चाहते थे। एक तरह से ये भी हुक्म जी की मुनाफिकत ही कहलाएगी। वो आम लोगों को तो जड़ी बूटियों और झाड़ फूंक से इलाज की तलकीन करता है, मगर जब अपने घर का कोई फ़र्द बीमार होता है तो फिर इसे अंग्रेज़ी तरीका इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बाहर तो और ये हुक्म जी की मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं दोबारा ज़ुरगाह जा सका। ये ग्रुप फ़ोटो जो अभी चाचे गनी ने तुम्हें दिखाई है, ये मेरी मौजूदगी में ही उतरी थी। ठाकर बरादरी की एक लड़के की शादी थी। मैं और मेरी मुंह बोली बहन भी इस तस्वीर में मौजूद हैं। ये देखो, ये इस तरफ दुल्हे के पीछे हम दोनों खड़े हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।